हेलो ब्रो, ये ईरान के बारे में कुछ बताओगे? कई सारी न्यूज आ रही हैं। ये जानना चाहते हो कि खुमैनी साहब कैसे मरे और किस तरह उनकी जासूसी की गई, या ये जानना चाहते हो कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जैसी जो संस्थाएं हैं, जिसको आतंकवादी संस्थाओं का एक समूह भी कहा जाता है, उनका क्या होगा, या ये जानना चाहते हो कि यमन के हौती विद्रोही या लेबनान के हिजबुल्लाह या फिलिस्तीन के हमास जैसे आतंकी संस्थाओं के जो एक प्रमोशन या लिंकेज था ईरान के साथ, अब उनका क्या होगा, या ये जानना चाहते हो कि ईरान की कुछ जनता जश्न क्यों मना रही है और कुछ जनता शोकगुल क्यों है, या ये जानना चाहते हो कि मध्य एशिया की जो भी 7 देश हैं जिनके ऊपर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया है, उनका क्या कसूर था, या ये जानना चाहते हो कि इस पूरे कास्तानी में जो कुछ भी हुआ है, ईरान जो जबरन युद्ध के कगार पर जा चुका है, उसमें रूस और चीन की भूमिका क्या है, या ये जानना चाहते हो कि इस्लामिक नाटो के जो एक कॉन्सेप्ट सामने आए थे, अब उसका भविष्य क्या होगा, या ये जानना चाहते हो कि अभी हरमुज की खाड़ी की जो नाकाबंदी ईरान के द्वारा की गई है, उसका क्या असर पड़ेगा, कि अगर तेल के दाम में आग लगती है तो वर्ल्ड के प्राइस पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा, या ये पूछना चाहते हो कि ये तेल के दामों में आग लगाने के लिए ट्रंप के द्वारा की गई एक पॉलिसी थी क्या, या ये जानना चाहते हो कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में जो 7 देशों के ऊपर जो हमले हुए, एक लोगों को बंदी बनाया गया और एक को अभी मौत के घाट उतार दिया गया, अब अगली बारी किसकी है, या ये जानना चाहते हो कि इस पूरे एंगल में मोदी फैक्टर क्या है, पीएम मोदी इजराइल क्यों गए और इजराइल से जब वापस आए उसके अगले दिन युद्ध कैसे शुरू हो गया, क्या इनके बारे में कुछ पता था क्या नहीं, या फिर जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बातें हो रही हैं कि इंडिया का एक पीएम गया तो क्यों गया, क्या यह सलाह या मध्यस्थता करने गया था या फिर कुछ और, या इससे जुड़ी हुई बातें जानना चाहते हो, या ये जानना चाहते हो कि जो लखनऊ से लेकर कश्मीर में मातम मनाया जा रहा है, हैदराबाद में उनके 100 को लेकर के जो दुआएं पढ़ी जा रही हैं, उनका क्या औचित्य है कि जो व्यक्ति शुरू से भारत विरोधी रहा है, बीच में थोड़ी बहुत समर्थक जरूर रहा है, कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का समर्थक रहा है, हर जगह भारत विरोधी अभियानों को संचालित करते रहा है, अभी हरमुज के खाड़ी में भारतीय मूल के जहाज को पकड़ करके या भारतीय लोगों को बंदी बना करके कई सारी बातें कही, या भारत की अपेक्षा चीन को ज्यादा वरीयता दी, या फिर भारत ने एक एक करके संबंधों को ईरान से सीमित क्यों कर लिया, इनके बारे में जानना चाहते हो, या ये जानना चाहते हो कि भारत से 10,000 बच्चे ईरान में पढ़ने जाते हैं तो क्या पढ़ने जाते हैं, पढ़ने जाने के लिए अमेरिका जाना रहता है या यूरोप जाना रहता है, ईरान में ऐसा कौन सा शिक्षण संस्थान है जहां से 10,000 बच्चे कश्मीर से ईरान गए हैं पढ़ने, या ये जानना चाहते हो कि जमाते इस्लामी या AIIM जैसी संस्थाएं इस पूरे घटनाक्रम पर अपना क्या विचार रखती हैं या क्या प्रतिक्रिया देती हैं, या ये जानना चाहते हो कि ईरान के बाद अगली बारी किसकी होगी, तुर्की की या पाकिस्तान की, या पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों से जो एक वैश्विक हलचल बनी है उसके बारे में, या ये जानना चाहते हो कि इजराइल ने मिडिल ईस्ट के देशों की इज्जत उतार ली है, उसके क्या क्या भयानक परिणाम होंगे। ब्रो, इतने सारे एंगल हैं ईरान के संकट को लेकर के, अब इतनी सारी बातें हो रही हैं, तुम्हें जो उचित लग रहा है बताओ। देखो, उचित और अनुचित जैसा कुछ नहीं होता है। पिछले 4-5 सालों से ईरान के इस पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर दुनिया भर के विश्लेषक वही कह रहे थे कि ईरान के ऊपर ये अटैक होना ही है। अब ईरान गलत है या इजराइल गलत है, इस प्रश्न का उत्तर खोजना अभी फिलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी रूस और यूक्रेन में कौन गलत है इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। ईरान कैसे आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है और सब जानते हैं कि उसके एटॉमिक रिएक्टर प्रोग्राम किसके लिए बनाए जा रहे हैं और उसका प्रहार किसके ऊपर होगा। मेरा बस एक ही कहना है, 56 से ज्यादा इस्लामिक मुल्क है, तो क्या इजरायलियों को हक से जीने का या सम्मान से जीने का अधिकार है कि नहीं है? जिंदा दफन कर देंगे, समुद्र में डाल देंगे, कब तक उनके साथ लड़ते रहेंगे? 1400 सालों से तो लड़ाई जारी ही है। सब लोग ईरान के हमले के ऊपर बात हो रहे हैं, बट ईरान ने हिजबुल्लाह को, लेबनान के हिजबुल्लाह को या हौती विद्रोही को या हमास को कैसे प्रोटेक्ट करके कैसे जनसंहार किया गया, इसके ऊपर बात कोई क्यों नहीं करा। और सबसे बड़ी बात, ईरान के अपनी जनता उनसे कितनी तरह तंग आ गई है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को, औरतों को किस तरह ब्रूटली तरीके से मारा गया, बूटों तरह रौंदा गया, ये आज के युग में ऐसा हो रहा है। मतलब अपने ही देशों के नागरिक के साथ इतना भयानक दुर्दांत आपराधिक गतिविधियों को संलिप्त किया जा रहा है या संचालित किया जा रहा है, इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ईरान के शहीद हो गए या ईरान के साथ गलत हो गया या पता नहीं क्या क्या। अब किसी भी घटना का मूल्यांकन इस आधार पर करना चाहिए कि हमारा देश या हमारा राष्ट्रहित कैसे प्रभावित हो रहा है। राष्ट्रहित को देखो
तो निसंदेह ईरान भारत विरोधी गुट में है। तो इस आधार पर ईरान के साथ चुप्पी बरतना ही बेहतर रहता है या बेहतर है। दूसरा, ईरान कभी भारत का मित्र रहा ही नहीं। वैदिक काल से ईरान से शत्रुता चल रही है। ठीक उसी तरह हकमानी आक्रमण हुए, पहलवी आक्रमण हुए, नादिर शाह, तैमूरलंग को भूल गए आप लोग? इतने दुर्दांत लोग हैं, मतलब कांप जाएंगे उनके अत्याचारों के बारे में पढ़ेंगे तो। वो जितने अत्याचारी हम लोग के लिए हैं, उतने अत्याचारी अपने ही लोगों के लिए भी हैं। तो कोई समर्थन या कोई एक आंसू बहाने की जरूरत नहीं है ईरान के लोगों की। अब रही बात उसके सपोर्ट में, यहाँ पर सारी चीजें हो रही हैं, तो अब इसका प्रश्न तो उसके समर्थक लोगों के द्वारा ही पूछा जाना चाहिए कि क्यों भाई कश्मीर से लोग भगाए गए तो दुख नहीं हुआ, बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं दुख नहीं हुआ, पाकिस्तान में खत्म हो गए, अफगानिस्तान में खत्म हो गए, इसका दुख नहीं हुआ, बट यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर पे कोई अगर मर गया या मार दिया गया उसका दुख हो रहा है। तो इसके ऊपर बहस का दौर जारी रहेगा, आरोप प्रत्यारोप तो लगना ही है, ये दौर कभी रुकेगा नहीं। ब्रो, तो आगे ईरान के लेकर के क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, तुम्हें क्या बदलाव दिख रहा है? देखो, बदलाव में अभी तो उतनी जल्दबाजी से कुछ नहीं कहा जा सकता। एक चीज तो ये भी लग रही है कि इतनी जल्दी खुमैनी की मृत्यु हो गई और ईरान ने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो इसमें भी थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि ईरान इतनी जल्दी घुटना टेकने वाला देश है नहीं। 10 साल तक उसने इराक से लड़ाई लड़ी थी। एक दूसरी बात और है, हो सकता है कि यहाँ पर मुस्तफा कमाल पाशा की तरह टर्की पे जो एक पपेट बैठाया गया, यहाँ भी कोई पपेट बैठा दिया जाए। हो सकता है कि ईरान को कुछ टुकड़ों में बांट दिया जाए। हो सकता है ईरान से एक अलग तुर्किस्तान वाला जो इलाका है, या फिर कुर्द वाला जो इलाका है, कुर्दिस्तान वाला जो इलाका है, वो सामने आ जाए। हो सकता है कि पर्दे के पीछे से कोई समझौता हो जाए। हो सकता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही खत्म कर दिया जाए और एक उनके मन मुताबिक सत्ता सौंप दी जाए। तो ऐसी कई सारी परिस्थितियां अभी देखी जा रही है। अभी ईरान के रिएक्शन का इंतजार करो कि जिन 7 या 6 देशों के ऊपर जो उसने मिसाइल से हमले किए हैं, वहां से क्या रिएक्शन उभर के आ रहा है। सब जानते हैं कि सऊदी अरब की इसमें कितनी विभेदकारी भूमिका है। यहाँ तो लोगों को पूछा जाना चाहिए कि भाई तुम फतवा क्यों नहीं जारी कर रहे हो सऊदी अरब के विरुद्ध, क्योंकि इसमें सारा निगेटिव रोल जो न्यूज आ रही है सामने, वो सऊदी अरब को लेकर के आ रही है। तो ऐसी कई परिस्थितियां हो सकती हैं जो ईरान में भावी बदलाव को ओर मोड़ सकती हैं। लेकिन इससे एक घटना से तो इस प्रमाणित हो गया कि मिडिल ईस्ट में इस्लामिक नाटो या इस्लामिक देशों की एकता का जो एक मंजर था, वो टूट के बिखर चुका है। तो भविष्य का ईरान किस रूप में हमारे सामने आएगा, तो इतिहास से अगर सबक ले तो जो स्थिति तुर्की की हुई, जो स्थिति अन्य इस्लामिक देशों की हुई, वो स्थिति ईरान की भी हो सकती है। हो सकता है शाह राजा पहलवी को दोबारा जूनियर को ताजपोशी कर दी जाए और वहां एक लोकतंत्र की बहार आ जाए, और उसके आड़ में जो भी होता रहता है वो भी हो। तो ईरान का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हाल के 10-15 दिनों में उसका रिएक्शन क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक की शक्तियों के रूप में रूस और चीन की भूमिका इसमें किस रूप में दिखाई देती है। एंड व्हाट अबाउट इंडिया ब्रो? मोदी जी क्यों गए थे, और क्या अब हम मान लें कि इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप फिनिश हो चुके हैं? अब मोदी जी वहां क्यों गए थे ये तो पता नहीं है, लेकिन ये तुम कह सकते हो कि हाँ, भारत और ईरान के संबंध अब मधुर नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, धीरे धीरे ये भी पता लग जाए। ब्रो, ये बात पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठती है, या विपक्ष के नेता क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि मोदी साहब आप इजराइल क्यों गए और क्या बात हुई? क्या आप ईरान के समर्थक हैं या विरोधी हैं? ये सारी बातें पार्लियामेंट में या फिर ऑपोजिशन के लीडर डिबेट में या किसी टीवी चैनल की डिबेट में क्यों नहीं करते? तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि बात चाहे टीवी के डिबेट हो या संसद के बैठकों में होने वाली बौद्धिक बहसें या प्रश्नोत्तर, जो भी बौद्धिक बहसें होती हैं या प्रश्नोत्तर होता है, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है सत्ताधारी दल के आंकड़ों को या सत्ताधारी दल के समीकरणों को बिगाड़ना और उसका राजनीतिक लाभ लेना। सब कुछ इस देश में वोट बैंक से जुड़ा रहता है। कभी भी गंभीर बहस पार्लियामेंट के तो अंदर अब तो नहीं दिखती है। पार्लियामेंट के बाहर टीवी पर भी किस तरह की बातें होती हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है। चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, उनके बौद्धिक स्तर का लेवल सब लोग जानते हैं। वो तो अच्छी बात है कि यूट्यूब के कई सारे चैनल्स हैं जो टेलीविजन और पार्लियामेंट के डिबेट से लाख गुना बेहतर एनालिटिकल व्यू लोगों के सामने रखते हैं, दुनिया भर के खबरों के एनालिसिस करके सामने बताते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि यहाँ भी धड़े बटे हुए हैं। कोई बीजेपी का सपोर्टर है, कोई कांग्रेस का सपोर्टर है। निष्पक्ष मूल्यांकन की आशंकाएं थोड़ी धूमिल पड़ती जा रही। इट मीन्स ब्रो, हमें वेट एंड वॉच करना होगा। देखते हैं कि अगले एक हफ्ते में क्या होता है। हाँ, तब तक तुम आनंद लो। कश्मीर से लेकर लखनऊ में या हैदराबाद में जो फतेह पढ़े जा रहे हैं या जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में जानो, और एक हफ्ते तक देखो क्या हो रहा है। एक हफ्ते बाद पता लगेगा
कि ईरान को लेकर के वैश्विक राजनीति की परिदृश्य किस प्रकार घूमता है।